Post-fertilization structure and events. Following double fertilization, the events of endosperm. Following double fertilization, events of endosperm and embryo develop. Maturation of ovule into seed. ओव्यूल हमारा सीड में मैच्योर कर जाता है और जो हमारी ओवरी होती है वो फ्रूट में मैच्योर कर जाती है और इसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसको याद कैसे कर सकते हो कि कौन किस में मैच्योर करता है। देखो, ओवरी में आर है, फ्रूट में आर होता है, तो ओवरी फ्रूट में करेगी और ओव्यूल सीड में करेगा। ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, जो हमारी एम्ब्रियो है ना उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस सेल्स के टिश्यू में फूड मटेरियल्स होते हैं और इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, the PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. ज़्यादातर कॉमन टाइप के जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होते हैं, PEE जो होता है हमारा वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। क्या बनाने के लिए, फ्री न्यूक्लियाई। This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. एंडोस्पर्म के हम इस स्टेज को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Subsequently, cell wall formation occur and the endosperm becomes cellular. फिर इसी के बाद हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म जो होती है वो सेलुलर बन जाती है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फाउंड बिफोर सेलुलाइजेशन वेरीज ग्रेटली। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, जो हमारे फ्री न्यूक्लियाई बने थे वो सेलुलाइजेशन के पहले जो बने थे वो काफ़ी वेरी करते हैं एक दूसरे से। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू फैमिलियर विद इज़ नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो हमारा कोकोनट होता है, कोकोनट वाटर जो हमारी होती है वो हमारा एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से बना हुआ होता है एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो कोकोनट में आपने वाइट पार्ट देखा होगा उसे वो क्या होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है हमारा। जो कोकोनट का जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और जो वाइट हिस्सा होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म में ईदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो जो हमारा एंडोस्पर्म है या तो जो हमारा एम्ब्रियो है वो उसको पूरा खा जाएगा, पूरा कंज्यूम कर लेगा एंडोस्पर्म को। किस किस केस में, पी, ग्राउंडनट, बीन्स। ठीक है, बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड। डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन और में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, और या तो वो मैच्योर सीड में रहेगा। किसके एग्जाम्पल में, कैस्टर में और कोकोनट में। एंड मे बी यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, या फिर वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे भी पूरा यूज हो सकता है। अब embryo develops at the micropylar end of the embryo sac.
एम्ब्रियो कहाँ डेवलप करता है? माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक where the zygote is situated. Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. जब कुछ एंडोस्पर्म बन जाएंगे हमारा zygote तब डिवाइड करता है, ठीक है. मोस्ट zygote divide after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition. जी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे zygote को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, हमारे एम्ब्रियो को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके. दो द सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट embryogeny are similar in both monocotyledons and dicotyledons. आपने देखा होगा सीड्स तो वैसे काफ़ी अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट्स के, राइट. लेकिन जो इसके अर्ली अलग अलग होते हैं, राइट. लेकिन इसके जो अर्ली स्टेजेस होते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनी, ये दोनों ही मोनोकोटिलेडॉन्स में और डाइकोटिलेडॉन्स में सिमिलर होते हैं इसके एम्ब्रियोजेनी का प्रोसेस, ठीक है. Figure 1.13 depicts the stage of embryogeny in a dicotyledonous embryo. The zygote arises to the proembryo and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo. Dicotyledonous के embryo के केस में zygote give rise to the proembryo. zygote पहले प्रोएम्ब्रियो बनाएगा, देन ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप्ड और फिर एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा. ये देखो फिगर 1.13. पहले हमारा जो zygote है वो ग्लोब्यूलर बनाएगा, देन हार्ट शेप बनाएगा, यहाँ से देखो एक हार्ट शेप जैसा है, देन वो एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है. A typical dicotyledonous embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle. A typical dicotyledonous embryo consists of, इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंसिस्ट करता है? एक embryonal axis और दो cotyledons. The portion of the embryonal axis, इसका जो portion है above the level of cotyledon is epicotyle, which terminates the plumule और stem tip, जो plumule या stem tip को terminate करता है. The cylindrical portion below the level of cotyledons, एक cylindrical portion होता है cotyledons के below, वो होता है hypocotyl, जो terminate करता है lower end of the radicle या फिर root tip को. The root tip is covered with a root cap. root टिप कवर्ड होता है हमारा रूट कैप से, ओके. ये देखो इस डायग्राम की बात की गई है इस पैराग्राफ में. जो हमारा एक बार और देख लेते हैं जो पोर्शन, देखो द portion of embryonal axis above the level of, देखो जो पोर्शन होता है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का कोटिलेडॉन above the level of cotyledons, वो एपिकोटाइल है. एपिकोटाइल यहाँ पे वो क्या है? एपिकोटाइल है. और जो कि टर्मिनेट करता है प्यूम्यूल को या रूट टिप को. और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन वो हाइपोकोटाइल है. अबव वाला है हमारा एपिकोटाइल और जो बिलो वाला है वो है हाइपोकोटाइल.
जो टर्मिनेट करता है रूट टिप को, और अबव वाला किसको टर्मिनेट कर रहा था, स्टेम टिप यानी कि प्लूम्यूल को, और ये जो लोअर वाला है वो टर्मिनेट कर रहा है रूट टिप यानी कि रेडिकल को, और जो हमारा रूट टिप कवर होता है रूट कैप से। द एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडॉन पोजेस ओनली वन, जो मोनोकोटिलेडॉन्स के केस में सिर्फ एक कोटिलेडॉन होता है। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडॉन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, ग्रास फैमिली के केस में कोटिलेडॉन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड, ये एक ही साइड होता है, लेटरल होता है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस at its lower end the embryonal axis has the radical and root cap, इसके lower end में the embryonal axis has radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coryza। जो हमारे रेडिकल और रूट कैप है वो एक शीथ में बंद होते हैं, जिस शीथ को हम कहते हैं कोलोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल। इस केस में भी जो अबव लेवल वाला है, जो द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम के ऊपर में, उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज़ अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया एनक्लोज्ड इन अ हॉलो foliar structure. एपिकोटाइल हैज़ शूट एपेक्स, एपिकोटाइल के पास शूट एपेक्स होते हैं और कुछ लीफ प्रिमोर्डिया होते हैं जो कि एनक्लोज होते हैं हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर में। ये हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर में बंद होते हैं और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉलियोप्टाइल। ठीक है, अब हम करेंगे सीड की बात। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म के केस में जो हमारा सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। सीड्स, आपको पता होगा फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। एक सीड जो होता है उसमें ना सीड कोट होते हैं, या तो एक कोट हो सकता है या काफ़ी कोट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक कॉटिलेडॉन हो सकता है, काफ़ी कॉटिलेडॉन्स हो सकते हैं, और एम्ब्रियो एक्सिस होता है। क्या क्या होता है एक सीड में? कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडॉन और एम्ब्रियो एक्सिस। द कॉटिलेडॉन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। जो हमारे एम्ब्रियो के जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, हमारे एम्ब्रियो के जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, थिक होता है, स्वोलन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फूड रिजर्व होता है, जैसे कि लेग्यूम्स के केस में। मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस। जो मैच्योर सीड्स या तो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। जो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं उनमें कोई भी रेसिडुओ एंडोस्पर्म नहीं होता। जैसे पीछे बताया ना कि एंडोस्पर्म बच जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस के केस में कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता, क्योंकि एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि एम्ब्रियो उसको पूरा कंज्यूम कर लेता है। किस किस के केस में? पी और ग्राउंडनट के केस में। और एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, और एल्ब्यूमिनस केस के सीड के केस में एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म का पार्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली यूज नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। इसके एग्जांपल है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट है। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज, कुछ सीड्स जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट,
Remnants of nucleus are also persistent. This residual persistent nucleus is the perisperm. इनके केस में न्यूक्लियस भी बच जाता है. दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट, और ये जो बचा हुआ न्यूक्लियस होता है इसे कहते हैं पेरिस्पर्म. ओके. इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स. जो ओव्यूल के जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो हार्डन होते हैं. इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड्स कोट. इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स. ओव्यूल के जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो सीड के कोट्स की तरह हार्ड होते हैं. ठीक है. द माइक्रोपाइलर रिमेन एज स्मॉल पोर इन द कोट, इन द सीड कोट. जो माइक्रोपाइल रहता है होता है वो स्मॉल पोर की तरह सीड कोट में रहता है. दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ये इंपॉर्टेंट है कि कौन फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन और वाटर सीड में? माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल की वजह से ऑक्सीजन और वाटर हमारा सीड में जाता है जर्मिनेशन के टाइम पे. एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रेड्यूस्ड. जैसे ही हमारा सीड मैच्योर करेगा उसका जो वाटर कंटेंट है वो रेड्यूस हो जाएगा और सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई. आपने देखा होगा सीड्स ऑफ कोर्स ड्राई होते हैं. 10 to 15% moisture by mass. The general metabolic activity of the embryo slows down. जो एम्ब्रियो का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो स्लो हो जाता है. The general metabolic activity of the embryo slows down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. अब हमारा जो एम्ब्रियो है अब वो हमारा कुछ भी नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो डोरमेंसी के फेज में चला जाएगा. अब वो इनएक्टिव हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा हमारा एम्ब्रियो. और ए फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल. एडिकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट. और अगर उन्हें प्रॉपर कंडीशन मिल गए, मॉइस्चर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, सुटेबल टेम्परेचर मिल गया, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे. ओके. अब एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, राइट, द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. याद करने का तरीका भी मैंने बताया था इसको. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स simultaneously. The wall of ovary develop into a wall of fruit called pericarp. जो ओवरी का जो वॉल है अब वो फ्रूट के वॉल में बदल जाएगा. ठीक है, जिससे कहते हैं पेरिकार्प. ओवरी का वॉल फ्रूट के वॉल में बदल जाएगा जिससे कहते हैं पेरिकार्प. द फ्रूट्स में बी फ्लैशी. कुछ फ्रूट्स फ्लैशी हो सकते हैं जैसे गुआवा के केस में, ऑरेंज के केस में और मैंगो के केस में. और मे बी ड्राई, या तो वो ड्राई हो सकते हैं, कहते हैं ना ड्राई फ्रूट है ये, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड एसेट्रा. मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ सीड्स. काफ़ी फ्रूट्स में ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सीड्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that was studied in earlier classes. In most plants, by the time the fruit develops into the ovary, other floral parts degenerate and fall off. ज़्यादातर प्लांट्स में हमारा जो फ्रूट है वो हमारा जो ओवरी है वो तो फ्रूट बन जाएगा और जो उसके बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो डीजेनरेट होके गिर जाएंगे, नीचे फॉल ऑफ हो जाएंगे. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc. एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू के केस में द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन. थैलेमस के बारे में पढ़ा था ना, ये भी फ्रूट फॉर्मेशन में ही चला जाता है कुछ केसेस में.
एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू के केस में थैलेमस भी हमारा फ्रूट फॉर्मेशन में ही चला जाता है। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, जिसे कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। जिन फ्रूट्स में सिर्फ ओवरी से, जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से डेवलप हो उन्हें कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स ओवरी और थैलेमस से बने उन्हें कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वैसे तो ज़्यादातर स्पीशीज़ में फ्रूट्स ही होते हैं रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के। देयर आर फ्यू स्पीशीज़ कहाँ गया, इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे नॉर्मल केस में तो हमारा जो फ्रूट होता है वही रिज़ल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, लेकिन कुछ अजीबोगरीब स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बिना ही डेवलप कर जाते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, जैसे बनाना। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंक्लूडेड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन की मदद से ग्रो करवाए जा सकते हैं, और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं इनमें सीड्स नहीं होता, ये सीडलेस होते हैं। बनाना में सीड देखा है? नहीं ना, ये सीडलेस होते हैं। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। Seed offers several advantages to angiosperm. Firstly, since जो हमारा सीड है वो एंजियोस्पर्म को काफ़ी एडवांटेजेस देते हैं। फर्स्ट, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. जैसे हमें पॉलिनेशन के लिए जैसे हमें पॉलिनेशन के लिए हमें वाटर की फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन, जैसे जो हमारे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है। सीड फॉर्मेशन जो है वो मोर डिपेंडेबल है। ऑल्सो जो सीड्स हैं हमारे आर बेटर अडेप्टेटिव स्ट्रेटजीज, ये इनके पास बेटर अडेप्टेटिव स्ट्रेटजीज होते हैं फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटाट्स। ये न्यू हैबिटाट्स ईजी अडेप्ट कर लेते हैं एंड हेल्प द स्पीशीज़ टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। जब स्पीशीज़ को अलग अलग एरियाज़ में कॉलोनाइज करने में हेल्प करते हैं। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, उनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व्स है। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। जो यंग सीडलिंग्स होते हैं उनको नरिशमेंट मिलती है कब तक? जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल ना हो जाए। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो सीड कोट है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द यंग एम्ब्रियो। Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाए गए हैं तो इनमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी होता है जिससे वेरिएशंस होंगी। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। Right dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seeds, which can be used as food throughout the year and to also raise crop in the next season. जो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी होती है मैच्योर सीड की वो क्रूशियल होती है। क्यों? क्योंकि हम सीड स्टोर करते हैं और उसको हम सीड्स को स्टोर करके उसको साल भर
यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट उसको हम स्टोर कर देते हैं, जिससे कि हम उसको जब उसका सीज़न आएगा ग्रो होने का तो हम उसको ग्रो करवाएंगे। तब तक हम क्या करते हैं, उस सीड को स्टोर करके रखते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड? How long does seed remain alive after they are disposed? This period again varies greatly. In a few species, the seed lose viability within a month. कुछ species में जो है seed viability कुछ ही महीनों में खो देती है। Seeds of a large number of species live for several years. लेकिन जो ज़्यादातर seeds होते हैं वो काफ़ी सालों तक जिंदा रहते हैं। Some seeds can remain alive for hundreds of years. कुछ तो सौ साल तक जिंदा रहते हैं। There are several records of very old रिकॉर्ड बन रखे हैं काफ़ी पुराने सीड्स के। द ओल्डेस्ट हमारा है ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा। ओल्डेस्ट जो है वो है ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा। उसको आर्कटिक टुंड्रा से पाया गया था। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। उसको 10,000 साल बाद जर्मिनेट करवाया गया था। अ रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर ओल्ड विएबल सीड इज ऑफ डेट पाम। एक 2,000 साल पुराना डेट पाम भी पाया गया। Phoenix dactyphlera discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. Dead Sea के पास King Herod's palace में Phoenix dactyphlera डिस्कवर हुआ था। ये भी एक सीड था, ठीक है। ये भी डेट पाम फिनक्स। ओके, नाउ ये सब तो नहीं पढ़ना, इसमें कुछ है नहीं खास। एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। Can you think of some plants in which fruit contain very large number of seeds? Orchid fruits are one such category and each fruit contains thousands of tiny seeds. Okay, orchid fruit में एक ऐसा fruit है and each fruit contains 1,000 tiny seeds. Similar in the case of fruits of some parasitic species such as Orbo, Bankei and Striga. Then इन फ्रूट्स में काफ़ी सारे 1,000 नंबर में टाइनी सीड्स पाए जाते हैं ऑर्किड फ्रूट्स। और सिमिलर केस है पैरासिटिक स्पीशीज सच एज ओरो, बैंके एंड स्ट्रीगा। अब लास्ट टॉपिक, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। Although seeds in generally are the product of fertilization, a few flowering plants such as species of Asteria and grasses, इनके केस में have evolved a special mechanism, इनके में एक special mechanism होती है to produce seeds without fertilization. इनमें बिना fertilization के ही seeds produce होते हैं। कंफ्यूज मत होना, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फ्रूट फर्टिलाइज होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स ग्रो होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, उन्हें कहते हैं पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे हमारे सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। हाँ देखो, व्हाट इज़ अ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, है ना, इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। कंफ्यूज मत होना। दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझे, मिमिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की
कॉपी करता है, उसकी मिमिक करता है। एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ ए है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एमोमेटिक सीड्स। ऐसे सीड्स को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इन सम स्पीशीज द डाइप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पीशीज में जो डाइप्लॉइड एग सेल है वो फॉर्म हो जाता है बिना रिडक्शन डिवीजन के, ठीक है, और डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो डाइप्लॉइड सेल एग है वो डाइप्लॉइड एग सेल फॉर्म हो जाता है बिना रिडक्शन डिवीजन के और एम्ब्रियो में बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। मोस्ट ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो, सिट्रस और मैंगो varieties of the nuclear cell surrounding the embryo sac start dividing। varieties of nuclear cells जो होते हैं सराउंडिंग के embryo sac के, वो डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, protrude into the embryo sac and develop into the embryo। In such species each ovule contain many embryos। इन species में एक ओव्यूल में काफ़ी सारे एम्ब्रियोज होते हैं। occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony। occurrence of more than one embryo, वैसे तो एक ही एम्ब्रियो होना चाहिए, एक ही बेबी होना चाहिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो सीड में तो उसे कहते हैं polyembryony। ओके, hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being intensively cultivated। hybrids बनाए जा रहे हैं फूड और वेजिटेबल्स की। cultivation of hybrids has tremendously increased productivity बढ़ाई है। one of the problem of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year। इनके seeds को हर साल produce करना पड़ता है। if the seed collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character। देखो, जब इन टाइप के सीड्स को जब हम मिट्टी में डालते हैं ना, तो वो बना तो देते हैं हाइब्रिड वाला प्लांट, लेकिन जो आगे के उनके प्लांट्स होंगे वो वैसा उनके में सेम हाइब्रिड नहीं होगा, ठीक है, वो वैसा हाइब्रिड मेंटेन नहीं करते हैं दूसरी प्रोजेनी में। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली, ये कॉस्टली होते हैं, हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। इफ दिस हाइब्रिड्स आर made into apomix there is no segregation of character in the hybrid progeny। अगर इन हाइब्रिड्स को एपोमिक्स में बना दिया जाए, वो एपोमिक्सिस वाले में, तो देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा हाइब्रिड में। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स। तो फिर वो बार बार हाइब्रिड सीड्स को यूज़ कर सकते हैं हर साल न्यू क्रॉप बनाने के लिए, और उन्हें न्यू हाइब्रिड सीड्स हर साल नहीं खरीदना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस in hybrid seed industry, active research is going on in many labs around the world। apomixis की इम्पोर्टेंस को देख के रिसर्च चल रही है काफ़ी सारे लैब्स में around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid variety। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आई गेस 5-6 आई गेस पार्ट्स हैं, ये लास्ट पार्ट था, ठीक है। होप आपको ये पसंद आया होगा। सो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।